हाय एवरीवन, वेलकम टू किपन एजुकेशन चैनल। सो हमने जो अपनी एच पी टेट 25 के लिए प्रिपरेशन सीरीज़ स्टार्ट करी हुई है, ये उसका नेक्स्ट पार्ट है। ठीक है, तो हमने अपनी केमिस्ट्री और फिज़िक्स की जो है प्रिपरेशन सीरीज़ स्टार्ट करी हुई है। ठीक है, केमिस्ट्री की काफ़ी सारे चैप्टर्स आपके अपलोड कर दिए गए हैं, उनके PYQ या फिर न्यू क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं वो हमने बहुत सारे चैप्टर्स के डिस्कस कर लिए हैं। सिमिलरली हमने फ़िज़िक्स के भी अपने 4 चैप्टर्स जो हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। 4 में कौन सा इलेक्ट्रिसिटी है, आपका लाइट है, उसके बाद मोशन इन स्ट्रेट लाइन एंड लॉज ऑफ मोशन। अभी हम करने वाले हैं वर्क, एनर्जी एंड पावर। ठीक है, तो अगर मैं इसमें से क्वेश्चंस की फ्रीक्वेंसी देखूं वर्क, एनर्जी, पावर में, तो आप वर्क का सीधा सीधा वर्क का लगा के चलो, 2 क्वेश्चन इसमें से आते, एनर्जी का एक और पावर का। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये आपका। मतलब आप इतना तो आइडिया लगा के चलो कि इस चैप्टर में से 3 क्वेश्चन तो आपको आने ही आने हैं। कई बार आपको 4 क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, मिनिमम 3 तो आने ही आने हैं आपको क्वेश्चन। ठीक है, तो ये चैप्टर अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका वर्क, एनर्जी, पावर। देखो, इस चैप्टर को करने से पहले ना हम थोड़ा सा आइडिया ना व्हाट इज़ स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट को कैसे फाइंड आउट करते हैं उसका लेंगे, फिर हम वर्क, एनर्जी और पावर पे प्रोसीड करेंगे अपना। ठीक है, होता है ना आपके पास स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, पहले हम चलते हैं अपने स्केलर प्रोडक्ट पे। ठीक है, किस पे चलते हैं हम? अपने स्केलर प्रोडक्ट पे। स्केलर प्रोडक्ट का मतलब क्या है? आपके पास वेक्टर्स है, आपको पता होगा वेक्टर्स को हम कैसे लिखते हैं। ऐसे लिखते हैं 2i कैप प्लस में मान लो 2j कैप प्लस में 3k कैप। उसके बाद हमारे पास b है। ठीक है, b है तो इसका क्या आ गया? मान लो 3i कैप प्लस में 2j कैप माइनस में 3k कैप। अब कोई बोले इनका स्केलर प्रोडक्ट निकालो, तो जो स्केलर प्रोडक्ट है इसका जो दूसरा नाम है वो आपके पास डॉट प्रोडक्ट भी होता है। सेलर प्रोडक्ट का दूसरा नाम डॉट प्रोडक्ट भी होता है, विच मीन्स हमें ए डॉट में बी फाइंड करना है। तो डॉट प्रोडक्ट, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट। तो इसका मतलब क्या होता है? इसको अगर आपको सॉल्व करना हो तो कैसे करते हैं? सिंपली कुछ नहीं करना है आपको, जो जो आई आई वाले उनको मल्टीप्लाई कर दो, 3 टू द क्या आ जाएगा? 6। उसके बाद आई जे वाले क्या है? 2 टू द 4। साइन का भी ध्यान रखना है, जैसे यहाँ पे प्लस है या माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो गया, 3 3 द 9 हो गया हमारे पास। ठीक है, तो अगर मैं इसको माइनस करूँगी तो हमारे पास क्या आएगा? 6 माइनस 5 इज इक्वल टू में 1, क्योंकि ये स्केलर प्रोडक्ट है हमारे पास। क्या है ये? स्केलर। तो स्केलर में हमारे पास डायरेक्शन नहीं होती है। ये जो आई जे के कंपोनेंट है ये हमें डायरेक्शन के बारे में बताते हैं कि ये एक्स में है, ये वाई में है, जेड में। बट जब हमने दोनों का स्केलर प्रोडक्ट निकाला, वहाँ पे ना ही आई आ रहा है, ना ही जे, ना ही के, ओनली मैग्नीट्यूड। तो ये होता है हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, ऑल्सो जो हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट का ये जो फॉर्मूला था ए बी, ये हमारे पास किसके इक्वल होता है? अगर हम निकालें यहाँ पे, ये हमारे पास कोस थीटा के इक्वल होता है। जो स्केलर प्रोडक्ट है वो हमारे पास कोस थीटा के इक्वल होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट आपके पास चीज़ है, आप इसको लिख लो कि इफ़ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, इफ़ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। ठीक है, अगर 2 वेक्टर्स आपके पास परपेंडिकुलर है तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो 0 डिग्री होता है। ये क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि अगर आपके पास 2 वेक्टर जो हैं वो परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। आगे हम क्रॉस देखेंगे वेक्टर, जिसको वेक्टर भी बोलते हैं वो। तो यहाँ पे क्या है? डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे थीटा है। देखो थीटा जब हमारे पास परपेंडिकुलर है तो विच मीन्स थीटा कितना है आपका? 90 डिग्री। थीटा कितना है आपका? 90 डिग्री। तो कोस 90 कितना होता है? 0। तो ये सारी टर्म क्या हो जाएगी? 0। तो किन्हीं 2 वेक्टर्स का जो हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? 0। ठीक है, अभी हम देखेंगे वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, अब हम देखेंगे स्केलर, तो हमने देख लिया। नेक्स्ट है आपका वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट, जिसको जैसे इसको डॉट बोलते हैं तो इसको क्रॉस बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। इसको क्या बोलते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट। अब देखो क्रॉस प्रोडक्ट में सेम यही 2 वेक्टर्स लेते हैं हम। ठीक है, वेक्टर ए है आपके पास 2i कैप प्लस में 2j कैप प्लस में 3k कैप। उसके बाद है आपका वेक्टर बी 3i कैप प्लस में 2j कैप माइनस में 3k कैप। तो इसको हम, क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट है तो बीच में क्रॉस साइन लगा के सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो जो मैथ्स वाले स्टूडेंट हैं उनको तो इसका आइडिया होगा कि कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व करते हैं? डिटर्मिनेंट की तरह।
यहाँ पे आई लगा के जे लगा के के कैप, आई जे कैप। वेक्टर ए में आई की वैल्यू कितनी है 2, जे में कितनी है 2, ये से 3। सिमिलरली यहाँ से 3 2, अगर माइनस है किसी के साथ तो माइनस लगा देंगे, कर दिया। अब क्योंकि ये वेक्टर प्रोडक्ट है तो वेक्टर में डायरेक्शन भी होती है हमारे पास, तो डायरेक्शन है तो पहले हम लिखेंगे यहाँ पे आई कैप। तो जब भी आई कैप को सॉल्व करना, आई का कॉलम छुपा दो, आई की रो छुपा दो, ये चीज़ें बची हमारे पास। क्या क्या बचा 2 2 3 -3 बचा। उसके बाद जे के साथ माइनस आता है, पहले लगेगा। आई के साथ प्लस है, जे के साथ माइनस है और के साथ फिर प्लस, प्लस माइनस प्लस ऐसे चलता है। अब जे की बारी के लिए ये भी छुप गया, ये भी छुप गया, क्या बचा 2 3 3 -3 बचा। उसके बाद के कैप आपका आएगा, तो के लिए ये भी छुप गया, ये भी छुप गया, क्या बचा 2 2 3 2 2 2 3 2। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, देखो आई कैप एज इट इज इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 2 3 2 6, बट यहाँ पे माइनस है तो माइनस आएगा। अब माइनस पहले ही लगेगा, इसमें किसी टर्म का कोई मतलब नहीं, ये फॉर्मूला। यहाँ तो 2 3 6 हमने सिंपल मल्टीप्लाई करा, ये तो इसके साथ माइनस था क्योंकि इसके साथ प्लस था, इसके साथ माइनस था, तो प्लस माइनस करा हमने, यहाँ पे माइनस आ गया। ठीक है, अब ये जो माइनस है ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग है कि जब आप इस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे इसके पहले माइनस आएगा, तो 2 3 तक कितना आ जाएगा, यहाँ पे भी 6 माइनस जे कैप आ गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी कितना बन जाएगा 2 3 -6, माइनस हम पहले लगाएंगे 3 3 9, प्लस में के कैप, ये कितना बन जाएगा 2 2 4, माइनस लगाएंगे 3 2 6। अब इसको सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 6 और 6 क्या हो जाएगा माइनस का 12 आई कैप। यहाँ पे ये माइनस है और ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 9 और 6 15 हो जाएगा, यहाँ से माइनस आएगा और यहाँ पे भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस करके 15 जे कैप। ये 4 है, ये 6 है, प्लस माइनस माइनस, 6 में से 4 माइनस करेंगे 2, बड़ा कौन सा आपके पास माइनस, तो माइनस साइन आएगा, तो यहाँ प्लस है, अंदर से माइनस आ रहा है, प्लस माइनस क्या होगा माइनस में 2 के कैप। तो ये आपका वेक्टर प्रोडक्ट आएगा ऐसे। ठीक है, तो जैसे अभी हमने देखा था, क्या देखा था, हमने देखा था ये ए क्रॉस बी, ये हमारे पास ए बी ये साइन थीटा के इक्वल होता है। ये किसके इक्वल होता है, साइन थीटा के। ये हमारे पास कोस थीटा के इक्वल होता है, ये साइन थीटा के इक्वल होता है। तो इसमें क्या है कि हमारा वेक्टर प्रोडक्ट कब जीरो होता है, इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल, इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल। अगर हमारे पास दो वेक्टर्स पैरेलल है तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होता है, ज़ीरो। पैरेलल का मीन्स थीटा कितना होगा 0 डिग्री, तो यहाँ पे साइन है, साइन 0 डिग्री कितना होगा हमारे पास 0 डिग्री। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी, व्हाट इज स्केलर प्रोडक्ट एंड व्हाट इज वेक्टर प्रोडक्ट। अब ना अभी जो आपका एक पेपर हुआ ना उसमें आपको ना यूनिट वेक्टर के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, किसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ था, यूनिट वेक्टर के ऊपर क्वेश्चन आया था। तो थोड़ा सा यूनिट वेक्टर का भी देख लेते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर जैसे यही है ए का यूनिट वेक्टर निकालना हो आपको, इसके ऊपर जब भी किसी का यूनिट वेक्टर निकालते हैं, ये क्या है यूनिट वेक्टर, ऊपर हम कैप लगाते हैं यूनिट वेक्टर। तो इसका फॉर्मूला है हमारे पास वेक्टर ए अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मतलब जिसका यूनिट हमें यूनिट वेक्टर निकालना होता है उसका वेक्टर लिखेंगे और नीचे उसका मैग्नीट्यूड। लाइक हमें इसका निकालना है यूनिट वेक्टर, तो ऊपर तो जो हमारे पास वेक्टर है वही आएगा। अब ये मैग्नीट्यूड, इसका मतलब क्या है आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं हम मैग्नीट्यूड को, तो इसको हम फाइंड करते हैं रूट आई का जो कॉफिशिएंट है, आई का कॉफिशिएंट कितना है 2, 2 का स्क्वायर कर देंगे 4, उसके बाद 2 है फिर उसका 4, उसके बाद के का कितना है 3 9, तो ये 4 4 8 प्लस में 9 करके कितना आ जाएगा 17। तो अगर इसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे क्या आएगा 2 आई कैप 2 जे कैप प्लस में 3 के कैप अपॉन में 17। तो ये आपके पास यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला है। अभी जो पेपर हुआ आपका 24 जून में उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था, ये फॉर्मूला पूछा था उसने, तो फॉर्मूला पूछा है तो आगे कहीं सॉल्व करवा सकता है आपसे ये। ठीक है, तो ये था आपके पास आपका एक तरह से इंट्रोडक्शन पैटर्न की वर्क एनर्जी थ्योरम को मैंने बोला था कि उसको करने से पहले हम स्केलर प्रोडक्ट, क्योंकि इसका यूज़ है इसमें यूज़ है इसीलिए मैंने ये आपको करवाया है। इंपॉर्टेंट चीज़ें कैसे, इनको स्केलर सिंपली मल्टीप्लिकेशन से हो जाता है, वेक्टर में हमें
ये डिटर्मिनेंट मेथड लगाना पड़ता है। दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर है उनका स्केलर प्रोडक्ट जीरो होगा, अगर वो पैरेलल है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होगा। और यहाँ पे एक न्यू टर्म क्या है आपकी, मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो अभी अभी हमारा जो मेन टॉपिक है वर्क, उसके ऊपर हम चलते हैं। ठीक है, तो अपना स्टार्ट करते हैं आप, वर्क एनर्जी पावर। ठीक है, वर्क एनर्जी पावर। तो सबसे पहले हम अपनी टर्म पे आएंगे, किस पे, वर्क पे। ठीक है, कौन सी टर्म है हमारी, वर्क। ठीक है, अभी वर्क डन भी बोल देते हैं इसको। व्हाट डू यू मीन बाय वर्क डन, कि अगर आपसे पूछे कि वर्क डन क्या है, जैसे छोटी क्लासेस में हमें क्या पता होता है कि वर्क किसको बोलते हैं, जस्ट हम अपना जो होमवर्क कर रहे हैं वो वर्क है हमारा। बट साइंस की टर्म में अगर हम वर्क डन की बात करें तो ये हमारे पास, ये होमवर्क जो मैं करवा रही हूँ या मैं कर रही हूँ वो कोई वर्क डन नहीं है आपके पास। साइंस की टर्म में वर्क डन, इसको हम W से डोनेट करते हैं कि वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन वी, जस्ट अ सेकेंड, तो हमारे पास आया वर्क डन। तो वर्क डन किसके इक्वल होता है कि व्हेन वी अप्लाई अ फोर्स, व्हेन वी अप्लाई अ फोर्स, अप्लाई अ फोर्स टू बॉडी, कि किसी भी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करी, एंड डिस्प्लेस्ड बाय सर्टेन डिस्टेंस, बाय सर्टेन डिस्टेंस, जो बॉडी है उस पर हमने फोर्स लगाई तो वो डिस्प्लेस होगी। लेट्स से ये बॉडी है हमारे पास, इस पर मैंने फोर्स लगाई, ये यहाँ से यहाँ तक पहुँच गई, लाइक हमारे पास 1 सेंटीमीटर डिस्प्लेस होगी। तो इसको हम बोलेंगे कि उस बॉडी ने क्या करा है, वर्क डन। सिंपल, ज़्यादा डेप्थ में हम नहीं जाएंगे क्योंकि सिंपल आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला जो बनता है वर्क डन का, क्या फॉर्मूला बना, फॉर्मूला बनता है फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब इसकी ऐसे यूनिट की बात करें, यहाँ से ऐसे यूनिट निकालूं अगर मैं, तो ऐसे यूनिट क्या आ जाएगी, फोर्स की क्या होती है, न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट की क्या होती है, मीटर। बट इसकी जो ऐसे यूनिट होती है साइंटिस्ट के नाम पर, किसके नाम पे, जाउल, इसकी ऐसे यूनिट आ जाती है, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपके पास एक चीज़ आती है कि जो हमारे पास वर्क डन है ना, वर्क डन, वर्क डन, वर्क डन कैसी प्रॉपर्टी है, हमने पढ़ के आए हैं, स्केलर या वेक्टर, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। तो ये जो यहाँ पे इसका फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट है, ये कैसा प्रोडक्ट होगा, इट इज़ अ स्केलर प्रोडक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, इट इज़ अ स्केलर प्रोडक्ट। तो ये किसके इक्वल होगा, एफ डी कोस थीटा के इक्वल होगा, ये इसका फॉर्मूला बनता है। क्योंकि अगर आपको इस फॉर्मूले का आइडिया होगा तभी आप इसके टाइप्स को समझ पाओगे। तो अभी हम चलते हैं टाइप्स ऑफ वर्क डन पे, किस पे चलते हैं, टाइप्स ऑफ वर्क डन पे। तो टाइप्स ऑफ वर्क डन, सबसे पहला आता है हमारे पास पॉजिटिव वर्क डन। ठीक है, कौन सा वर्क डन आता है, पॉजिटिव वर्क डन। देखो ये सारे वर्क डन जो है ना इस थीटा पे डिपेंड करते हैं, इस थीटा पे, इस थीटा पे। ये थीटा, थीटा क्या है हमारे पास, थीटा इज एंगल बिटवीन, थीटा इज एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ये जो फोर्स लगाई है और जो डिस्प्लेसमेंट हुई है वो किस डायरेक्शन में, लाइक यहाँ पे थी, मैंने फोर्स इस तरफ लगाई ना, इस तरफ, और डिस्प्लेसमेंट भी इसी तरफ हो रही है। तो इसी तरफ हमारा फोर्स है और इसी तरफ हमारी डिस्प्लेसमेंट है, एक ही तरफ है। तो यहाँ पे जो एंगल है वो 0 डिग्री है। ठीक है, 0 डिग्री है। तो हमें पॉजिटिव वर्क डन निकालना है जब हमारा जो एंगल होता है ना, अगर मैं बात करूँ कि जो हमारा एंगल है ना थीटा, उसकी बात की जाए, वो 90 से क्या हो, 90 से ग्रेटर हो थीटा, 90 से ग्रेटर हो थीटा, और हमारे पास 0 से छोटा हो, ये वाला। एक तरह से हम बोलें कि 0 से 90 के बीच में अगर हमारा थीटा हो, 0 से 90 के बीच में हमारा 0 के इक्वल है, यहाँ पे मैंने इक्वल लगाया, और 90 से हमारे पास छोटा है, 90 से मैंने छोटा लिखा है और 0 से मैंने बड़ा लिखा हुआ है। तो हमारे पास 90 से छोटा लिखा हुआ है मैंने, देखो मैंने सही लिखा है, थीटा इज, नहीं मैंने उल्टा लिख दिया ना, या ऐसे आना था, 0 इज इक्वल टू में थीटा इज दिस टाइप। ठीक है, क्यों, क्योंकि थीटा जब 0 डिग्री होगा, कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, वर्क डन सिंपल हमारा एफ डी आ जाएगा।
ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, इसके एग्जाम्पल हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स कंसिडर कर सकते हैं इसमें। सिंपल जैसे मैंने ये इस पर फोर्स लगाई, लाइक ये पेन है आपका, ये पेन है आपके पास, इस पेन को मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे मैंने इस तरफ फोर्स लगाई और ये डिस्प्लेस भी इसी तरफ हो रहा है, तो यहाँ पे कैसा वर्क डन होगा, यहाँ पे पॉजिटिव वर्क डन होगा आपके पास, ठीक है। सेकंड आता है हमारे पास नेगेटिव वर्क डन। सेकंड कौन सा आता है हमारे पास, नेगेटिव वर्क डन। नेगेटिव वर्क डन, तो नेगेटिव वर्क डन भी थीटा पे ही डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये नेगेटिव वर्क डन कब होता है, जब हमारा जो थीटा है ना वो 90 से ग्रेटर देन और 180 से इक्वल और छोटा होता है, ठीक है। मतलब कि जो हमारा थीटा है वो 90 से बड़ा होना चाहिए और 180 से क्या होना चाहिए, छोटा और इक्वल टू होना चाहिए, तब हमारा वर्क डन कैसा होता है, नेगेटिव। यानी कि जो, क्योंकि अगर हमारा थीटा 180 है, देखो थीटा क्या है 180, तो वर्क डन क्या होगा हमारे पास, वर्क डन होता है FD, तो कोस क्या आ जाएगा, ये 180, कोस 180 आ जाएगा, तो कोस 180 की वैल्यू होती है -1, तो वर्क डन क्या आ गया, नेगेटिव। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ना इसके एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसके क्या है एग्जाम्पल आपके पास इम्पॉर्टेंट है, कैसे, इसमें एग्जाम्पल देखो, लेट से आपके पास है एक वेल, ठीक है, कुआं है, कुआं, उससे आप कोई बकेट को डिस्प्लेस कर रहे हो ऐसे, ठीक है, ऊपर की तरफ। जो बकेट तो है, जो डिस्प्लेसमेंट है, बकेट की डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ आ रही है। अब जो हम फोर्स लगा रहे हैं, जो अप्लाइड फोर्स है वो तो ऊपर की तरफ है, तो अगर तो वो पूछता है कि जो वर्क डन होगा डिस्प्लेसमेंट और जो अप्लाइड फोर्स है वो तो पॉजिटिव होगा, क्योंकि हमारी फोर्स भी इसी तरफ है, जो हम खींच रहे हैं, पुल कर रहे हैं, वो भी इसी तरफ है, वो डिस्प्लेसमेंट भी, तब तो हमारा थीटा 0 होगा। बट वो पूछ रहा है विद द ग्रेविटी, विद द ग्रेविटी, की ग्रेविटी की टर्म में हमारा जो वर्क डन है वो क्या होगा। ग्रेविटी तो, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन तो डाउनवर्ड लगती है ना, अर्थ की जो अट्रैक्शन पावर है वो नीचे की तरफ चलती है, तो फोर्स नीचे की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है, तो यहाँ पे एंगल कितना बन जाएगा, 180 डिग्री। एंगल वर्क डन मतलब 180 आ जाएगा, तो वर्क डन क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो जब भी वर्क डन मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास ग्रेविटी के अगेंस्ट द ग्रेविटी वर्क डन होता है, अगेंस्ट द ग्रेविटी, ग्रेविटी नीचे की तरफ और हमारे पास डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ, तो हमेशा जो वर्क डन है वो कैसा होगा, नेगेटिव। याद रखना है इसको, कैसा वर्क डन है ये, नेगेटिव, ठीक है। उसके बाद थर्ड हमारी जो टाइप्स आती है वो आती है हमारे पास ज़ीरो वर्क डन, ज़ीरो वर्क डन, ठीक है, ज़ीरो वर्क डन। तो ज़ीरो वर्क डन कब होगी, जब हमारा जो थीटा है वो 90 डिग्री होगा, बिकॉज कॉस 90 क्या होता है, 0। अब ये 90 डिग्री कैसे बनेगा हमारे पास एंगल, लेट्स से कि आपके पास कोई कुली है, देखो ये हमारा कुली है, तो कुली का काम क्या है, लगेज को कैरी करना होता है, तो ये लगेज को इसने कैरी करा है, ठीक है, ये क्या है, इसका लगेज है, कुछ भी हो सकता है, लगेज को कैरी करा है, ये आपका कुली हो गया, ये आपका कुली हो गया। तो इस लगेज की वजह से अगर हम फोर्स की बात करें, तो क्योंकि इसका वेट है, तो जब भी वेट होता है तो जो हमारी फोर्स है वो डाउनवर्ड लगती है, वेट इज इक्वल टू mg। और ये चल किस तरफ रहा है, इस तरफ, क्योंकि ये इस तरफ चल रहा है, तो जो बॉक्स है उसकी डिस्प्लेसमेंट किस तरफ हो रही है, इस तरफ। तो यहाँ पे अगर हम एंगल देखें, यही है, क्योंकि यहाँ पे फोर्स तो यही है हमारी, जो डाउनवर्ड वेट की वजह से लग रही है, तो दोनों में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री का। तो जो एंगल 90 डिग्री का है, तो वर्क डन क्या आ जाएगा, 0। तो ये कुली वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, कि कुली अगर आगे की तरफ डिस्प्लेस कर रहा है तो हमारा वर्क डन 0 होता है, ठीक है, वर्क डन क्या हो जाता है, 0। हमेशा कुली के केस में वर्क डन 0 नहीं होता है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, तब हम करेंगे वर्क डन को 0, ठीक है, वो हम जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उससे पता चल जाएगा। एक तो हमारा वर्क डन इसमें 0 होता है, एक जब भी हमारे पास कोई भी चीज़ है जो सर्कुलर मोशन में हो, सर्कुलर मोशन, या हम बोल सकते हैं यूनिफॉर्म मोशन में हो, यूनिफॉर्म मोशन में हो, ठीक है, यूनिफॉर्म यानी कि सर्कुलर मोशन में, सर्कल में चीज़ घूम रही है, तो वहाँ पे जो हमारा एंगल होता है ना फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में, वो एंगल 90 ही बनता है। बाकी सर्कुलर मोशन में हम ग्रेविटेशन चैप्टर में डिटेल में करेंगे, ठीक है। तो थीटा 90 हो जाएगा, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो एक कुली वाली बात याद रखनी है, और यूनिफॉर्म मोशन हमारा सर्कुलर मोशन, यहाँ पे वर्क डन 0 हो जाएगा। उसके बाद नेगेटिव वर्क डन में ये हमारे पास ग्रेविटी की बात याद रखनी है। एक और बात, और किस केस में वर्क डन जो है 0 हो सकता है, और किस केस में वर्क डन जो है 0 हो सकता है, व्हेन वी पुश अ बॉल, व्हेन वी पुश
पुश अ वॉल, कि हम वॉल को पुश कर रहे हैं, तो क्या जो वो वॉल है वो डिस्प्लेस होती है? नहीं होती है, जितना मर्जी उसको पुश करो। अगर हम हैमर से मारेंगे तब जाके वो पुश होती है, अगर हम हैंड से उसको पुश कर रहे हैं तब हमारा डिस्प्लेसमेंट कुछ भी नहीं है। तो वर्क डन तो फोर्स इनटू में क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। अभी यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ही ज़ीरो हो गया, तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा? ज़ीरो। ठीक है, तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा हमारे पास? ज़ीरो। तो ये सारी जो चीज़ें थी ये आपके पास वर्क डन के ऊपर थी। ठीक है, ये जो सारी चीज़ें थी ये आपके पास वर्क डन के ऊपर थी। आई होप आपको समझ में आया होगा कि वर्क डन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, उसके बाद ना एक आपके पास ग्राफ के ऊपर भी क्वेश्चन बनता है यहाँ पे। एरिया, ऐसे क्वेश्चन आया है ये, एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, कि जब आपको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में ग्राफ बनाया गया हो तो वो किसके इक्वल होगा? तो हमारा वो किसके इक्वल होगा? वो आपका वर्क डन के इक्वल होगा। तो जब भी आपको ग्राफ की फॉर्म में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दी गई है तो हम वर्क डन कैसे निकालेंगे? उसका एरिया। क्योंकि मैंने बोला है जब भी आपको किसी भी ग्राफ का एरिया पूछा हो, जैसे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, तो इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई कर दो, तो फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल होगी? वर्क डन के इक्वल। तो एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ किसके इक्वल होता है हमारे पास? वर्क डन के इक्वल होता है। तो इस चीज़ को भी आपने याद रखना है। ठीक है, इस चीज़ को भी आपने याद रखना है। इसके बाद अब हम देखते हैं एनर्जी के बारे में। ठीक है, अब हम जो नेक्स्ट जो आपकी टर्म है वो है हमारी एनर्जी। ठीक है, जो नेक्स्ट जो टर्म है वो आई आपके पास एनर्जी। तो एनर्जी क्या है? एनर्जी इज अ कैपेसिटी, कैपेसिटी कैपेसिटी ऑफ डूइंग अ वर्क, कैपेसिटी ऑफ डूइंग अ वर्क, कि किस कैपेसिटी से हम किसी वर्क को कर रहे हैं, वही हमारे पास एनर्जी है एक तरह से। अगर एनर्जी ज़्यादा होगा तो वर्क डन ज़्यादा होगा, एनर्जी कम है तो वर्क डन भी कम होगा। तो अगर हम देखें ना एक तरह से जो एनर्जी, हमने इनके डायमेंशनल फॉर्मूले वगैरह देखे थे ना, तो एनर्जी और वर्क डन एक तरह से इक्वल ही है, क्योंकि जितनी एनर्जी होगी उतना ही वर्क होगा। एनर्जी कम तो वर्क कम, वर्क कम तो एनर्जी भी कम। तो एनर्जी और वर्क डन कहीं ना कहीं एक दूसरे के इक्वलेंट है। तो इसकी अगर मैं ऐसे यूनिट की बात करूं तो इसकी जो ऐसे यूनिट आएगी वो हमारे पास जाउल ही रहेगी, इसकी भी SI यूनिट। ठीक है, तो ये आपके पास एनर्जी के बारे में आता है। तो इसमें जो अगर इम्पोर्टेंट टर्म्स की अगर हम बात करें, ठीक है, और इसकी CGS यूनिट की बात करें अगर हम, तो इसकी CGS यूनिट होती है अर्क। इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है। CGS यूनिट क्या होती है हमारे पास? अर्क। ठीक है, तो एनर्जी के बारे में आ गया। उसके बाद इम्पॉर्टेंट क्या है इसके? टाइप्स। इम्पॉर्टेंट क्या है इसके? टाइप्स। टाइप्स ऑफ एनर्जी, दो बहुत ही इंपॉर्टेंट एनर्जीज हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास। सबसे पहली आती है हमारी काइनेटिक एनर्जी। कौन सी है आपकी? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, तो व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? तो एनर्जी, एनर्जी लिख देती हूँ मैं डेफिनेशन। एनर्जी possessed by moving object, possessed by moving object, कि जो भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उनके पास जो एनर्जी है वो कौन सी एनर्जी है हमारे पास? काइनेटिक एनर्जी। तो मूविंग ऑब्जेक्ट है, मूविंग ऑब्जेक्ट है मतलब उसमें होगी वेलोसिटी, उसमें होगी वेलोसिटी। तो वहीं से काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बनता है क्या? हाफ mv², काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बनता है। तो जो ये काइनेटिक एनर्जी है ये हमारी वर्क डन के इक्वल भी होगी। इस चीज़ का भी अगर आपको क्वेश्चन आ गया कि आपको मास दिया गया और वेलोसिटी दी गई है, फाइंड द वर्क डन, तो वो मास और वेलोसिटी से आप एनर्जी फाइंड करोगे तो वही आपका वर्क डन होना। कंफ्यूज नहीं होना है कि हमें तो मास और वेलोसिटी दी गई है
तो हमें तो काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, इससे वर्क डन कहाँ से मिलेगा, तो वो वर्क डन के इक्वल ही होगा। अगर तो आपको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है तो वहाँ से वर्क डन, अभी हमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की जगह उन्होंने मास और वेलोसिटी दे दिया है, तो वो भी हमारा वर्क डन ही होगा। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपका, देखो यहाँ से आपको क्या क्वेश्चन बनता है, आपने पिछले चैप्टर में देखा होगा, यहाँ से आपको क्वेश्चन बनता है कि अगर वेलोसिटी को अगर हम डबल कर दें तो व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, देखो यहाँ पे हाफ एज इट इज एम एज इट इज, वेलोसिटी को मैंने डबल कर दिया तो क्या आ गया, हाफ एम वी स्क्वायर, तो ऐसे ही आ जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, तो कितनी होगी 4 टाइम्स। एक तो क्वेश्चन ये बनता है। एक है इम्पोर्टेंट, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, ये रिलेशन ये हमने डिस्कस कर लिया। मैं जस्ट यहाँ पे लिखवाऊंगी आपको, काइनेटिक एनर्जी जो है वो किसके इक्वल होती है, हाफ 2m यहाँ पे पी स्क्वायर, ये रिलेशन होता है इसमें, पी स्क्वायर अपॉन में 2m। तो यहाँ पे भी पूछते हैं कि अगर काइनेटिक एनर्जी कम ज़्यादा कर दे तो ये क्या होगा। एक और चीज़ ऐसे भी पूछते हैं कि 2 बॉडीज़ हैं आपके पास, ठीक है, 2 बॉडीज़ हैं, उनका मोमेंटम जो है वो सेम है, ठीक है, उनका मोमेंटम सेम है, एक तरह से मोमेंटम सेम है, आई थिंक सो, उनकी वेलोसिटी सेम है, हाँ वेलोसिटी सेम है, उनका मास एक m1 है और एक का दूसरे का कैपिटल m है, ठीक है। तो बताओ किसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो ज़्यादा होगी। तो जो लाइट बॉडी होगी, लाइट जो बॉडी होगी उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, लाइट बॉडी की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा। अगर मोमेंटम पूछता है तो मोमेंटम हैवी बॉडी का होना था, मोमेंटम जो है हैवी बॉडी का होना था, क्यों, क्योंकि वो मोमेंटम डायरेक्ट रिलेशन में है मास के साथ, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास, हम यहाँ से देख रहे हैं मास के साथ इन्वर्स रिलेशन है, तो जो जितनी हैवी होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी उतनी कम होगी, क्योंकि उसकी मूवमेंट उतनी कम होगी, मूवमेंट कम है तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी भी कम है। तो ये दोनों ही कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास काइनेटिक एनर्जी के लिए, ठीक है। उसके बाद सेकेंड टाइप की जो एनर्जी आती है हमारे पास, सेकेंड टाइप की एनर्जी आती है, वो आती है आपके पास पोटेंशियल एनर्जी। सेकेंड टाइप की एनर्जी आती है पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, द एनर्जी possessed by object due to its shapes या उसकी कॉन्फ़िगरेशन, ड्यू टू इट्स शेप कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, या फिर शेप्स और कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट एट अ हाइट पे पड़ा हो, कहीं पे हाइट पे है या रेस्ट पे है, ठीक है। मूवमेंट वाली तो ये होगी, तो अगर रेस्ट पे है, जैसे कोई डैम में पानी खड़ा हुआ है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। कोई हाइट पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसमें पोटेंशियल एनर्जी है, वो मूव नहीं कर रही है बट उसमें एनर्जी है, कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है हमारे पास mgh, वेयर g इज अ एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू क्या होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ग्रेविटेशन चैप्टर में डिटेल में देखेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गई mgh। तो आपको फाइंड आउट करने के लिए लाइक वर्क डन आ गया, आपको मास दे रखा है और हाइट दे रखी है, तो आप ये रिलेशन लगा के, अगर तो वेलोसिटी दे रखी है तो काइनेटिक एनर्जी वाला रिलेशन लगा के, और अगर आपको हाइट दे रखी है, और आपको वर्क डन पूछा गया तो आप सिंपल मास दे रखी है, हाइट दे रखी है और उसकी ग्रेविटी तो हमें पता ही होती है, वो लगा के आप फाइंड आउट कर सकते हो अपनी पोटेंशियल एनर्जी को, ठीक है। ऑल्सो जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी होती है ना, वो इसके इक्वल भी होती है, हाफ के एक्स स्क्वायर के इक्वल, ठीक है। ये वाला, इस फॉर्मूले के बारे में तो हमें पता होता है, इस फॉर्मूले के बारे में नहीं पता होता है। वेयर के इज फोर्स कांस्टेंट, के क्या है, फोर्स कांस्टेंट, और ये एक्स क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट है, स्प्रिंग में है ना इलास्टिक डिस्प्लेसमेंट, स्प्रिंग को जब हम स्प्रेड आउट करते हैं उसकी डिस्प्लेसमेंट, ऐसे उसमें डिस्प्लेसमेंट होती है वो। तो जो ये फोर्स कांस्टेंट है ना के, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसकी यूनिट के ऊपर क्वेश्चन आया, ये हमारे पास होती है फोर्स अपॉन में डिस्टेंस, फोर्स अपॉन में क्या होता है ये हमारे पास डिस्टेंस, फोर्स अपॉन में डिस्टेंस। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारे पास, ऐसा यूनिट, फोर्स की न्यूटन, इसकी मीटर आके, तो ये जो फोर्स कांस्टेंट है इसकी ऐसे यूनिट क्या आ गई आपके पास, फोर्स कांस्टेंट की ऐसे यूनिट क्या आ गई, न्यूटन पर मीटर। तो इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये था आपके पास एनर्जी के बारे में, ठीक है। क्या आया यहाँ पे,
काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी। अगर कोई पूछे व्हाट इज़ मैकेनिकल एनर्जी, तो मैकेनिकल एनर्जी इन दोनों का सम होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, यहाँ से एक आती है हमारी वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम तो ये क्या बोलती है? वर्क एनर्जी थ्योरम बोलती है कि जो वर्क डन है वो हमारे पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इसको भी याद रखना है। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलती है? वर्क डन जो है वो किसके इक्वल है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है। ये हमारी आई है वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, तो ये वर्क एनर्जी थ्योरम का हमारे पास कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है। अब ना एक दो छोटी छोटी टर्म्स है, मतलब वो इन्हीं से रिलेटेड है, वो खत्म करके फिर हम अपने पावर पे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो आपने सुना होगा और ये क्वेश्चन भी आता है, कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्सेस, कंजर्वेटिव फोर्सेस और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्सेस जो हैं, जो क्या है? पाथ इंडिपेंडेंट। क्या है? पाथ इंडिपेंडेंट, मतलब कि जिनका जो वर्क डन है, एक तरह से ऐसी फोर्सेस जिनका जो वर्क डन है ना वो पाथ इंडिपेंडेंट है, मतलब इसके पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है। जैसे ये ए टू बी जा रहे हैं ना हम, इसमें जो एनर्जी होगी एक तरह से ए टू बी, अगर हम सीधा जाएं या मैंने ए टू बी ही जाना है, मैं ऐसे घुमा फिरा के जा रही हूँ, दोनों में ही वैल्यू सेम है, मतलब वो पाथ पे डिपेंड नहीं कर रही है। तो वो कौन सी फोर्सेस होती हैं? हमारी कंजर्वेटिव फोर्सेस। एग्जाम्पल है ग्रेविटेशनल फोर्सेस, ग्रेविटेशनल फोर्सेस, और दूसरी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। ठीक है, और ये क्या हो जाएंगी? ये हमारी पाथ डिपेंडेंट हो जाएंगी। ये क्या हो जाएंगी? हमारी पाथ डिपेंडेंट। तो इसका एग्जांपल है हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्सेस। इसका एग्जांपल है हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्सेस। ठीक है, तो ये हमारे पास आई हैं हमारी अगर हम बात करें कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। ठीक है, अब हम अपने टॉपिक पे चलते हैं, पावर पे। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका पावर। जस्ट अ सेकेंड। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका पावर। तो पावर का मतलब क्या होता है हमारे पास? देखो, पावर इज रेट ऑफ डूइंग अ वर्क, रेट ऑफ डूइंग अ वर्क डन, कि किस रेट से हम वर्क डन कर रहे हैं। तो अगर तो हमारी पावर ज़्यादा है तो हमारा रेट ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इसका रेट है, रेट मीन्स विद रिस्पेक्ट टू, मैंने बोला हुआ रेट का मतलब क्या होता है? विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो पावर क्या हुई हमारी? वर्क डन अपॉन में टाइम। वेरी गुड, वर्क डन अपॉन में टाइम। ठीक है, यहाँ से अगर ऐसे यूनिट निकाले हम तो ऐसे यूनिट क्या बनेगी? वर्क डन की अभी निकाली थी जाउल, टाइम की है सेकंड, तो जाउल पर सेकंड भी इसी की यूनिट है। वैसे जो वर्क डन है उसकी यूनिट क्या दी जाती है? वॉट। ये हमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में भी पढ़ा था, वहाँ पे भी मैंने बताया था आपको ये जाउल सेकंड, तो इसकी ऐसे यूनिट क्या हो जाएगी? वॉट। तो यहाँ से पावर का जो फॉर्मूला बना है वो क्या बना है? वर्क डन अपॉन में टाइम। एक पावर का और फॉर्मूला होता है, वो अभी तक जो उसका ना क्वेश्चन नहीं आया, पर मेरे को ऐसे लगता है कि अपकमिंग एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो पावर जो है वर्क डन है, वर्क डन क्या हुआ? फोर्स अपॉन में डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो फोर्स तो एज इट इज रह गया, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम क्या होता है? वेलोसिटी। वेलोसिटी, तो विच मीन्स की जो पावर है ये हमारे पास फोर्स इनटू में वेलोसिटी भी होती है। तो अगर हमें किसी की पावर निकालनी हो, फोर्स और वेलोसिटी दे रखी हो, तो उसको भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन में टाइम तो है ही है हमारे पास, और दूसरा क्या आ गया? पावर जो है वो फोर्स इनटू में वेलोसिटी भी होती है, और इसकी जो यूनिट है हमारे पास वो कौन सी है? वॉट। ठीक है, तो यहाँ से हम ऐसे भी निकाल सकते हैं ना कि यही वाला फॉर्मूला, कि जो पावर है वो एनर्जी अपॉन में टाइम भी तो है ना, एनर्जी अपॉन में टाइम भी तो है, क्योंकि वर्क डन एनर्जी है, तो जो एनर्जी है वो हमारी क्या हुई?
पावर इंटू में टाइम। तो एनर्जी पावर इंटू में टाइम भी होती है, एनर्जी हाफ mv² भी होती है, एनर्जी mgh भी होती है, एनर्जी फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट भी होती है, और ये एनर्जी हमारी क्या आ गई, पावर इंटू में टाइम। ठीक है, अब ना यहाँ से क्वेश्चन बनता है कॉमर्शियल यूनिट्स का। किसका है ये, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। ठीक है, इसका बता रही हूँ, ये हमने पहले भी डिस्कस करा है। तो कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी जो है वो हमारे पास 1 किलोवाट आवर होती है, क्योंकि यहाँ से हम निकालेंगे ना तो एनर्जी की यूनिट क्या होगी, पावर की वोट, और टाइम की क्या होगी, सेकंड, वोट सेकंड। बट ये है कॉमर्शियल यूनिट किलोवाट आवर। तो हमें निकालनी है एसआई सिस्टम में, यानी कि 1 जूल निकालना है। तो किलो को कन्वर्ट कर दो किस में, वोट में, 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको सेकंड में कन्वर्ट कर दो, 3600। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, वोट और ये आर, तो वोट आर हो नहीं, सॉरी वोट सेकंड। तो ये आ जाएगा 36 इंटू में 10⁵ जाउल लिख सकते हैं इसको, 3 पॉइंट में 6 इंटू में 10⁶ जाउल भी कर सकते हैं। तो ये भी हमारे पास आपका PYQ है। 1 किलोवाट किसके इक्वल होता है, 3.6 इंटू में 10⁶ जाउल के इक्वल होता है, और ये कमर्शियल यूनिट है हमारे पास किसकी, एनर्जी की। तो इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चन देखने को मिला है, और ये पावर का एक न्यू फॉर्मूला है, ये भी आपने याद रखना है, ये तो है ही है हमारे पास। एक्चुअल में पावर है क्या है, रेट ऑफ डूइंग अ वर्क डन, किस रेट से हम वर्क डन को कर रहे हैं, वही क्या है आपके पास, आपकी पावर है, वही आपके पास क्या है, आपकी पावर है। तो ये आपका पावर के बारे में था। ठीक है, ये पावर का होगा। एक छोटा सा लास्ट जो टॉपिक है वो है आपके पास कोलिजन के बारे में। ठीक है, कोलिजन के बारे में, कोलिजन क्या है कि जब दो बॉडीज आपस में कोलाइड करती हैं, तो कोलिजन ना एक होता है हमारे पास परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, और दूसरा होता है इन इलास्टिक कोलिजन, उसको परफेक्टली इन इलास्टिक। तो इनमें पता क्या है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन क्या है, देखो ये इलास्टिक है, यहाँ पे इन है, यहाँ से हमने क्या याद रखना है, तो इलास्टिक कोलिजन है तो मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा, मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा, और काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व्ड रहेगी। यहाँ पे मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा, बट जो काइनेटिक एनर्जी है नॉट कंजर्व्ड, काइनेटिक एनर्जी नॉट कंजर्व्ड। यहाँ से हम क्योंकि इन है नॉट कंजर्व्ड, यहाँ से है इंडिपेंडेंट हो गया, यहाँ से एनर्जी, तो इन वाले में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड नहीं है। तो क्वेश्चन ऐसा फ्रेम होता है कि जो कोलिजन्स है उसमें कौन सी टर्म है जो ऑलवेज कंजर्व्ड रहती है, तो वो कौन सी है हमारे पास, मोमेंटम। ठीक है, पी क्या है यहाँ पे, मोमेंटम, पी है आपका मोमेंटम। तो ये थे आपके पास वर्क, एनर्जी, पावर में इम्पॉर्टेंट टॉपिक, सारा हमने डिस्कस कर लिया है आपका। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे जो भी आपके PYQ आए हैं, नए क्वेश्चन आ सकते हैं, वो सारे डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक ना आपके पास एक छोटी सी टर्म और है, वो है आपके पास टॉर्क। ठीक है, क्या है, टॉर्क। तो ये जो टॉर्क है ना, दिस इज अ रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स। क्या है ये, रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स, रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स। मतलब कि जब हमारे पास कोई भी चीज़, जस्ट अ सेकेंड, हाँ ये रहा, रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स, कि जब भी हमारे पास कोई चीज़ सर्कल में घूम रही है तो उसमें हम ये नहीं बोलते वो फोर्स है, उसमें हम क्या बोलते हैं, टॉर्क, टाउ से डोनेट करते हैं। ये भी हमारे पास फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट के इक्वल भी होती है, बट जो टॉर्क है इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। तो जो इनके बीच का जो प्रोडक्ट है वो कैसा होगा, वेक्टर प्रोडक्ट, यानी कि FD sin थीटा होगा। ये यहाँ पे डिफरेंस है ये फोर्स है, होगा फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट ही है, बट ये रोटेशनल एनालॉग है फोर्स का। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे देखने वाला था। तो ये जो भी कॉन्सेप्ट हमने समझने थे वो कर लिए हैं। अब हम चलेंगे अपने क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है, अब हम चलेंगे अपने क्वेश्चंस के ऊपर। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हो, अ मैन पुल्स अ बकेट आउट ऑफ ए बेल बाय मीन्स ऑफ अ रोप। ठीक है, मैन क्या कर रहा है, बकेट को पुल कर रहा है रोप से, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इज,
तो वही एग्जांपल है कि हमारे पास बाहर की तरफ आ रहा है, बकेट बाहर की तरफ आ रहा है और जो ग्रेविटी वो नीचे की तरफ लग रही है, तो पूछ रहा है यहाँ पे वर्क डन कैसा होगा, तो एंगल कितना बन रहा है 180 डिग्री, तो कैसा वर्क डन होगा, यहाँ पे आपका वर्क डन कैसा होगा, नेगेटिव वर्क डन। यहाँ पे आया है द यूनिट ऑफ फोर्स कांस्टेंट, तो अभी हमने देखा था यूनिट क्या आई फोर्स कांस्टेंट की, न्यूटन पर मीटर यूनिट आई आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, देखो अ पोर्टर लिफ्ट अ लगेज ऑफ 15 kg फ्रॉम ग्राउंड एंड पुट इट ऑन इज लेट। पोर्टर का मतलब वही आपका कुली है कि कुली ने लगेज लिया है, लगेज का वेट कितना है आपके पास 15 kg, ठीक है, लगेज का वेट कितना है 15 kg, ग्राउंड एंड पुट इट्स ऑन अ हेड 1.5 मीटर अबव फ्रॉम द ग्राउंड, द वर्क डन बाय हिम ऑन द लगेज, इसके द्वारा वर्क डन मतलब जो पर्सन ने वर्क डन करा। अब इसमें ये नहीं है कि वो आगे की तरफ चल रहा है, वो नहीं है ये, क्योंकि उसने उसको ऊपर उठाया, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस हुआ ना हमारा, जो डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस कितना हुआ यहाँ पे, डिस्टेंस कितना हुआ 1.5 मीटर, तो यहाँ पे जो हमारा वर्क डन निकलेगा ना, वर्क डन वो क्या होगा, वही mgh वाला निकलेगा। यहाँ पे mgh है हमारा वेट, तो वेट कितना दे रखा है उसने 15 kg और हाइट कितनी दे रखी है 1.5 मीटर, तो ये आ जाएगा 22.5 जाउल, इतना वर्क डन कर रहा है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन ऐसे था। नेक्स्ट देखो अ कुली कैरी अ 10 kg लोड ऑन हिज हेड, ये सेम क्वेश्चन है, हेड एंड ट्रेवल्स 10 मीटर, वो ट्रेवल कर चुका है। यहाँ पे क्या था, ये जो है ना, ये कुली ने नीचे से यहाँ लगेज पड़ा था, यहाँ से यहाँ रखा है, तो यहाँ से यहाँ रखने में उसको कितना वर्क डन हुआ है, तो यहाँ पे एंगल 0 नहीं आया। अब वो क्या है कि उसने लगेज रखा हुआ है यहाँ पे और वह इतना 100 मीटर ट्रैवल कर चुका है, इस तरफ को ट्रैवल कर चुका है, तो फोर्स है नीचे की तरफ, तो यहाँ पे एंगल कितना बनेगा 90, तो जब भी एंगल जो है वो 90 बनता है तो वर्क डन कैसा आता है हमारे पास 0 वर्क डन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स, फोर्स दे रखी है एक्टिंग ऑन अ बॉडी प्रोड्यूसिंग अ डिस्प्लेसमेंट, तो हमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट किसकी वेक्टर्स की फॉर्म में दे रखी है, तो हमें पता है कि जो वर्क डन होता है वो क्या होता है फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, यानी कि स्केलर प्रोडक्ट, तो स्केलर तो हम सिंपलीफाइन करते हैं, तो कैसे आई को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 4, इसका कितना आ जाएगा 3 4 12 और ये माइनस है यहाँ पे 5 3 कितना आ जाएगा 15, 12 और 4 कितना होगा 16 माइनस 15 करके कितना आ जाएगा 1 जाउल, ठीक है, कितना आ जाएगा आपके पास 1 जाउल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फोर्स ऑन अ पार्टिकल सच दैट इट्स पोजीशन एक्स चेंजेस एज शोन इन द डायग्राम, हमें क्या निकालना है वर्क डन, तो यहाँ पे क्या आ गया फोर्स और किस में ग्राफ है डिस्प्लेसमेंट में, तो जब भी हमारा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में ग्राफ होगा, क्या आ गया हमारे पास ग्राफ, तो ये मैंने बोला था कि जब भी हमारे पास ग्राफ आएगा तो वर्क डन हम कैसे निकालेंगे, एरिया, एरिया से, एरिया अंडर फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, ग्राफ जो है वो किसके इक्वल है वर्क डन के इक्वल, तो ये कैसी कर्व बन रही है हमारी ट्रेपीजियम, कैसी बन रही है ट्रेपीजियम, ये हमारी क्या हुई पैरेलल साइड, तो यहाँ से 0 यहाँ से 20, तो क्या होता है ट्रेपीजियम का एरिया हाफ इनटू में सम ऑफ पैरेलल साइड, ये 20 हुई, ये वाली 20 हुई, ये कितनी हुई, ट्रेपीजियम पता है ना ऐसे बन रहा है ना, दो पैरेलल साइड है, ये पैरेलल साइड है, इनके बीच की हाइट ये, तो ये वाली कितनी हुई 5 से 15 है, तो कितनी होगी ये 10, मल्टीप्लाई में हाइट, इन दोनों के बीच में हाइट कितनी है, अगर हम देखें इन दोनों के बीच में हाइट ये है, ये वाला डिस्टेंस जो कि फोर्स है कितना दे रखा है 3 3, तो ये कितना होगा 30, हाफ इंटू में 33, तो ये कितना आ जाएगा 15 15 3 द 45 जाउल, ऐसे, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, वर्क डन हम बहुत वे से निकाल सकते हैं, ठीक है। देखो अगर ये ऐसा दे रखा है तो डॉट प्रोडक्ट करेंगे, ग्राफ दे रखा है तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आपने। अब देखो आपको फोर्स दे रखी है एंड एक्ट ऑन द पार्टिकल हुज कोऑर्डिनेट्स फाइंड टॉर्क, तो हमें टॉर्क फाइंड करनी है, क्या फाइंड करनी है यहाँ पे टॉर्क, टॉर्क जो है वो होती तो हमारे पास क्या है फोर्स, बट वहाँ पे क्रॉस आएगा, हमें क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो क्रॉस के लिए क्या करना पड़ेगा ऐसे आई जे के, तो फोर्स के क्या दे रखे हैं हमें 2 3 -2 और ये डिस्टेंस के दे रखे हैं 1 2 -2, फाइंड कर देते हैं, आई एज इट इज़, आई का छुपा दो जे का छुपा दो, इसको सॉल्व कर दो 3 2 द 6 माइनस का माइनस एक पहले आएगा 2 2 ज़ 4 एक ये माइनस आ गया 4,
माइनस जे कैप आएगा, इसको छुपा दो, इसको छुपा दो, ये 2 to the 4 माइनस आएगा, माइनस पहले से आएगा, +2 आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा प्लस के कैप, इसको छुपा दो, 2 to the 4 माइनस में 3, सॉल्व करेंगे, माइनस का 2 आई कैप, माइनस का यहाँ से माइनस, यहाँ माइनस है, प्लस का 2 जे कैप और यहाँ से प्लस का के कैप, तो ये आएगा टॉर्क, क्योंकि टॉर्क है वेक्टर क्वांटिटी तो उसमें आई जे के कैप साथ में आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A body moves from a position R1 to R2 under a influence of a constant force, this the work done by a force। तो हमें वर्क डन बताना है कि कितना हुआ है, तो ये तो हमारा फोर्स हो गया। अब हमें जो पोजीशन है ना वो 2 दे रखी है, मतलब पोजीशन क्या है कि यहाँ से यहाँ मूव करा वो, तो ये हमारा R1 है, ये हमारा R2 है। तो अगर हमें अपना डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है वो हो जाएगा R2 माइनस में R1। तो वेक्टर्स का माइनस हम सिंपल जैसे आई वाले माइनस, जे वाले के वाले, तो R2 आएगा माइनस में R1, तो 3 माइनस में 2 क्या आ जाएगा, आई कैप, यहाँ पे माइनस का 4 है ना, ये माइनस का 4 है, यहाँ पे माइनस का है, तो एक माइनस बाहर आएगा ना, जब इसमें माइनस होगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस है ये प्लस है, तो माइनस का जे कैप बचेगा। सिमिलरली यहाँ पे +5 है, ये प्लस हो जाएगा 9 के कैप। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट आया। फोर्स कितनी दे रखी है, 4 आई कैप प्लस में जे कैप प्लस में 6 के कैप। इसको सॉल्व करेंगे, ये 4 आ जाएगा, ये -1 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा हमारे पास। 9 6 तो 54 हो जाएगा ना, 54 और 58 माइनस करके 57 जाउल आ जाएगा। तो ये देखो 2 हमें डिस्प्लेसमेंट दे रखी थी, तो हमें फाइनल डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालनी है, जहाँ पे वो पहुँचा उसमें से इनिशियली जहाँ था उनको माइनस करके। तो वेक्टर प्रोडक्ट का माइनस सिंपल होता है, प्लस भी सिंपल होता है, आई वालों को, जे वालों को, के वालों को, बस साइन का ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट, एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, अभी देखा हमने किसके इक्वल होता है, वर्क डन के इक्वल। ठीक है, नेक्स्ट, चाइल्ड पुशेज अ कार with a force of 50 Newton. The power exerted by child in displacing a car by 2 meter in 50 सेकेंड। क्या निकालनी है, पावर। तो पावर का फॉर्मूला हमने देखा था, वर्क डन अपॉन में टाइम होता है। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। फोर्स कितनी है 50, डिस्प्लेसमेंट कितना है 2, टाइम कितना है 50, 50 से 50 कैंसिल होगी, तो पावर क्या आ गई 2 वॉट। ठीक है, पावर हमारे पास क्या आ गई 2 वॉट। ठीक है, अब लास्ट के 2 क्वेश्चन बचते हैं, वो करते हैं। तो बॉय वेइंग 50 kg क्लिम्स 45 स्टेयर्स इन 9 सेकेंड, कि उसने 45 स्टेयर्स चढ़ी हैं, एक लड़का है 50 kg का 9 सेकेंड। इफ़ ईच स्टेप ऑफ हाइट 15 सेंटीमीटर देन फाइंड द पावर। देखो पावर फाइंड करनी है, तो पावर का फॉर्मूला होगा तो वर्क डन अपॉन में टाइम ही है, और वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। अब ये फोर्स क्या है, फोर्स तो हमें नहीं दे रखी है, बट फोर्स हमें पता है, जो हमारा एक तरह से हम बोल सकते हैं वेट होता है, ये उसका वेट दे रखा है, तो वेट ही हमारी फोर्स एक्ट करेगी। तो फोर्स तो है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है हमारे पास, टाइम है 9 सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट कहाँ से आएगी कि 45 स्टेयर्स चढ़ा, एक स्टेयर की हाइट कितनी है 15 सेंटीमीटर, तो एक स्टेयर की हाइट जो है वो कितनी है 15 सेंटीमीटर, तो इसे हमें मीटर में कन्वर्ट करेगा, वो कहेगा 0 पॉइंट में 15। अब 45 स्टेयर्स हैं, तो उसकी हाइट कितनी हो जाएगी 45 मल्टीप्लाई में 0 15, तो इसको सॉल्व करेंगे हम, 15 5 ज़ा 75, 7 15 4 ज़ा 60, 67 आ जाएगा, और पॉइंट कितने बाद है 2 के बाद, 6 पॉइंट में 75 मीटर। तो निकाल देते हैं अब पावर फोर्स कितनी है हमारे पास 50, डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया 6 पॉइंट में 75, और टाइम कितना दे रखा है हमें 9, तो ये 9 से कैंसिल होगा, 9 0 पे चला जाएगा, और 9 7 जो हमारे पास कितना हो जाएगा 63, कितना बचता है 4 5 पे चला जाएगा, तो ये बचा 50 मल्टीप्लाई में 0 पॉइंट में 75, तो 50 से करेंगे, एक 0 पहले आ जाएगी, 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी, 5 7 ज़ा 35, 37 और 2 के बाद पॉइंट, तो 37 पॉइंट में 5 हमारे पास क्या आ जाएगी वोट, इसकी पावर आ जाएगी। तो इसमें ये इम्पोर्टेंट था कि ये डिस्टेंस दे रखा था और 45 स्टेयर्स चढ़नी थी। ओके, नेक्स्ट, अ मैन पुशेज अ वॉल एंड फेल्स टू डिस्प्लेस इट डज, कैसा वर्क डन करेगा, क्योंकि उसने उसको डिस्प्लेस ही नहीं करा, तो 0
वर्क डन, क्योंकि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट ही ज़ीरो है तो वर्क डन भी क्या होगा, ज़ीरो। नेक्स्ट है इफ़ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स आर डबल देन वर्क वुड बी। तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। अब ये W1 हो गया तो W2 क्या, कि फोर्स भी डबल होगी, वर्क डन भी डबल हो गया, तो हमारा सॉरी डिस्प्लेसमेंट भी डबल होगी। तो फोर्स क्या आ गई हमारी, 2 to the 4 FD। W2 आ गया हमारे पास W1, यानी कि जो हमारा वर्क डन है वो 4 टाइम इंक्रीज कर गया। तो ये थे आपके पास आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैंने साथ ही में करवा दिए, और जो वर्क पावर एनर्जी का कॉन्सेप्ट था वो भी क्लियर हो गया यहाँ पे। तो यही था आज के लिए वर्क पावर एनर्जी का आपका टॉपिक ख़त्म होता है, साथ ही में आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सेशन भी ख़त्म होता है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग।